यस प्लीज। गुड इवनिंग एवरीवन। सो इन द प्रीवियस पार्ट हम लोगों का टॉपिक जो गोइंग ऑन था दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स के बेसिक्स को लेकर आप डिस्कशन कर रहे थे। मेनली लास्ट लेक्चर कोई ज्यादा कंटेंट तो नहीं बट एक ओवरऑल सिलेबस को लेकर इंट्रोडक्शन हुई और प्लस मेनली आप लोगों ने मैक्रो इकोनॉमिक्स की इंपॉर्टेंस को लेकर क्या करी, डिस्कशन करी। क्लियर। सो आज मैं प्रीवियस कंटेंट में नहीं जाऊंगा, पहले आप अपनी बात जो है रिस्ट्रिक्टेड रखेंगे टू द न्यू कंटेंट। नया टॉपिक जो हम शुरू करने जा रहे हैं दैट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। उसके लिए कुछ बेसिक बातें जो मैंने पहले भी शायद आपको बताई हैं कि हम पहली बात अपनी इकोनॉमी को चार सेक्टर्स के अंदर क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, जो आज मैं राइटिंग में भी आपको लिखवाऊंगा। नंबर वन सेक्टर इज कॉल्ड एज हाउस होल्ड सेक्टर। नंबर टू इज कॉल्ड एज प्रोड्यूसर सेक्टर। नंबर थर्ड इज गवर्नमेंट एंड नंबर फोर इज बेसिकली कॉल्ड एज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जिसके बेसिस पे मैं कुछ न्यू टर्म भी देख रहा था। इकोनॉमी बच्चे दो तरह की होती है। अगर इकोनॉमी को मैं बात करूं जिसके बेसिस पे भी आपने मैक्रो इकोनॉमिक्स डील करनी है, दो तरह की इकोनॉमी होती है। वन इज कॉल्ड एज क्लोज्ड इकोनॉमी एंड सेकंड इज कॉल्ड एज ओपन इकोनॉमी। पहले सिर्फ सुनो, जब लिखने वाला कंटेंट होगा मैं अपने आप ही आपको नोट डाउन करवा दूंगा। जो मैंने फोर सेक्टर्स आप लोगों के साथ नेम डिस्कस किए कि फोर सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी में चार सेक्टर्स आपके मेनली जो कवर होते हैं। नंबर वन इज हाउस होल्ड, नंबर टू प्रोड्यूसर, नंबर थ्री गवर्नमेंट, नंबर फोर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। उसके बेसिस पे इकोनॉमी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। वन इज कॉल्ड एज क्लोज्ड इकोनॉमी, सेकंड इज कॉल्ड एज ओपन इकोनॉमी। जब आप रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की इन्वॉल्वमेंट इंडिया की इकोनॉमी में टेकअप नहीं करते, सिंपली सही, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को अगर इंडियन इकोनॉमी का पार्ट ना टेकअप किया जाए दैट मींस आप कौन सी इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, क्लोज्ड। और शुरू शुरू में तो सारी कंट्रीज ने सिंस इंडिपेंडेंस क्लोज्ड इकोनॉमी में ही क्या करा है, काम करा है। और लिटिल बिट नॉलेज आपको भी पता होगी, ग्लोबलाइजेशन जो वर्ड आपका लॉन्च हुआ था वो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में लॉन्च हुआ था। तो मतलब टिल 1990 तक हमारा इंडिया क्लोज्ड इकोनॉमी में क्या कर रहा था, काम कर रहा था। एंड क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब जहां पे चार नहीं कितने सेक्टर्स होंगे, तीन। हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर एंड थर्ड वन तो केन्जियन के अकॉर्डिंग मैंडेशन होगी कि गवर्नमेंट तो रहेगी रहेगी सर, गवर्नमेंट तो आपकी इकोनॉमी का हिस्सा रहेगी। बट जब ग्लोबलाइजेशन पर्टिकुलरली आई तो 1991 में ग्लोबलाइजेशन को जब न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में लॉन्च किया गया तो आपकी इसी क्लोज्ड इकोनॉमी को कन्वर्ट किसमें कर दिया गया, ओपन इकोनॉमी। एंड ओपन इकोनॉमी का मतलब क्या है, जहां पे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ आपके इंडिया का कोई ना कोई लेन देन आपस में चलेगा। जिसको अपन नॉर्मल वर्ड्स में कहें, वर्ड इंपोर्ट्स या वर्ड क्या चलता है, एक्सपोर्ट्स। बाहर की कंट्री से इंडिया में कुछ लाएंगे दैट विल बी कॉल्ड एज इंपोर्ट। इंडिया अपनी कंट्री अगर बाहर की कंट्रीज को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करेगी दैट इज कॉल्ड एज एक्सपोर्ट। तो कहीं ना कहीं आज के कंटेंट में ये भी टर्म आपको यूज करवाएगा कि सर आप क्लोज्ड इकोनॉमी की बात कर रहे हो या ओपन इकोनॉमी। जब भी आपने वर्ड यूज करा ओपन इकोनॉमी देयर विल बी फोर सेक्टर्स, देन चारों होंगे, हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट एंड स्पेशली द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और अगर कहा जाए किसी भी क्वेश्चन के अंदर वर्ड आई एम टॉकिंग अबाउट क्लोज्ड इकोनॉमी, क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब क्या है, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड वहां पे टेकअप नहीं करना। अब इस इकोनॉमी के अंदर बैक टू बैक चलने वाली कुछ एक्टिविटीज अपने आप में सर नेवर एंडिंग एक्टिविटी में काउंट होती है। नेवर एंडिंग एक्टिविटीज में काउंट होती हैं जिनमें तीन एक्टिविटीज प्राइम चलती हैं। नंबर वन इज कॉल्ड एज प्रोडक्शन, नंबर टू इज कॉल्ड एज कंजम्पशन एंड नंबर थ्री इज बेसिकली कॉल्ड एज इन्वेस्टमेंट। एंड प्लस वन लेवल पे आपने इन्हीं एक्टिविटीज को एक वर्ड कहा था, दीज आर कॉल्ड एज इकोनॉमिक एक्टिविटीज। और आपको अगर याद हो हमने डे वन वहां भी वर्ड कहा था, सर ये जो एक्टिविटीज है ना ये अपने आप में नेवर एंडिंग है। नेवर एंडिंग एक्टिविटी होने का मतलब क्या है, कभी ना खत्म होने वाली, कि सर ये एक्टिविटीज कभी खत्म नहीं होती, ये रेकरिंग है, पर्टिकुलरली बार 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 हैपन होने वाली हैं, एवर लास्टिंग है, एवर एंडिंग है। सो अल्टीमेटली
जब तक ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज आपस में चलती रहेंगी, जब तक बैक टू बैक प्रोडक्शन चलती रहेगी, कंजम्पशन चलती रहेगी, प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूस करते रहेंगे, कंज्यूमर्स कंज्यूम करते रहेंगे, सर जो आपका फ्लो ऑफ इनकम है वो एक कॉन्टिन्यूटी शेप के अंदर ही चलेगा। आप नॉर्मली वर्ड कहते हैं सर वाई सर्कल फॉर्म, कि ये सर्कुलर फॉर्म के अंदर ही क्यों चल रहा है, पर्टिकुलरली बिकॉज जितनी भी एक्टिविटीज इसके अंदर टेकअप होती हैं, चाहे वो गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो है, फैक्टर सर्विसेज का फ्लो है, फैक्टर पेमेंट्स का फ्लो है, सर ये नेवर एंडिंग है, ये कभी ना खत्म होने वाली हैं। अगर मैं कह दूं प्रोडक्शन, क्या प्रोड्यूसर ने जिंदगी में एक बार ही प्रोडक्शन करते हैं? सर एक लॉट पूरा हुआ नहीं, माल बिका नहीं, पैसा आया नहीं, नेक्स्ट आके प्रोडक्शन फिर स्टार्ट। एंड ये प्रोसेस गोज ऑन, ये प्रोसेस कॉन्टिन्यूटी कॉन्टिन्यूटी सर्कल फॉर्म में चलता रहेगा। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज क्या, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। कि सर ये आपका सर्कल, मैं तो कह रहा हूं कभी ये स्टॉप होना भी नहीं चाहिए, कम से कम इसका कॉन्टिन्यूस होना, सर्कल फॉर्म में चलना, दैट मीन्स आपकी इकोनॉमी कुछ ना कुछ तो करती जा रही है हर साल। अगर मैं कह दूं क्या जिंदगी में आपने कभी एक बार ही कंजम्पशन करी? नहीं सर, कंजम्पशन तो वैसे भी अपने आप में नेवर एंडिंग प्रोसेस है। इनकम हो या ना हो, सर्वाइवल के लिए आपको फिर भी क्या करना पड़ेगा, कंज्यूम तो करना पड़ेगा। सो जब तक ये नेवर एंडिंग एक्टिविटीज गोज ऑन चलती रहेंगी, एक सेक्टर दूसरे सेक्टर से कोई ना कोई लेन देन आपस में चलता रहेगा। अब सबसे पहले एक चीज बताइए, प्रोड्यूसर को, प्लस वन की ही बात कर रहा हूं थोड़ी सी, प्रोड्यूसर को प्रोडक्शन करने के लिए क्या चाहिए सर, फैक्टर्स। एंड दैट फैक्टर्स, देर आर फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फोर फैक्टर्स में कौन कौन आता है जी, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। एंड आई थिंक सो, अगर तुमने मुझे चार सेक्टर बताए हैं, चार सेक्टर, सेक्टर हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, अभी के लिए रेस्ट ऑफ वर्ल्ड छोड़ो, मैं क्लोज्ड इकोनॉमी की बात कर रहा हूं, टेकिंग माई वर्ड्स, मैं क्लोज्ड इकोनॉमी की बात कर रहा हूं, ओपन इकोनॉमी छोड़ दे अभी वर्ड। गवर्नमेंट तो एक अलग ही रोल प्ले कर रही है, इसको भी बाहर निकालो। इफ आई टेक एन एग्जाम्पल ऑफ, वन इज कौन है, हाउस होल्ड, एंड सेकेंड तरफ दूसरा कौन है जी, प्रोड्यूसर। ये जो आपके सामने भी डिस्कस कर रहा हूं, दिस इज माई नेक्स्ट कंटेंट, जो आपकी बात करेगा टू सेक्टर मॉडल। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है, एक्सप्लेन द टू सेक्टर मॉडल। टू सेक्टर मॉडल में कौन कौन आते हैं, वन इज हाउस होल्ड, सेकेंड इज प्रोड्यूसर। मेरा लिंक थोड़ा ध्यान से समझना, देन आप इसको ऑफिशियली ड्रॉ करेंगे कॉपी के ऊपर नोट्स पॉइंट से। सर आपको नहीं लगता कि ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं, ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का ऑनर कौन होता है जी, क्या प्रोड्यूसर होता है या हाउस होल्ड सेक्टर? कभी सुना वर्ड, ये जो पर्टिकुलरली फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, क्या ये प्रोड्यूसर के पास ऑलरेडी होते हैं या वो हायर करता है? कहां से हायर करता है, हाउस होल्ड, अपने जैसों में से। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, हाउस होल्ड सेक्टर वाले जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं वो किसको प्रोवाइड करते हैं, प्रोड्यूसर को। मतलब यहां से क्या गया, फैक्टर्स ऑफ क्या गए, प्रोडक्शन। सो नथिंग टू बी नोटेड, जस्ट सुनो को लागे, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन द फॉर्म ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। अच्छा एक बात बताओ, क्या ये हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर को ये फ्री में प्रोवाइड करेगा? इनके बदले में कुछ ना कुछ पेमेंट्स विच आर कॉल्ड एज फैक्टर पेमेंट्स। अब लैंड के ऊपर क्या मिलेगा, रेंट, लेबर को वेजेस, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट एंड एंटरप्रेन्योर को, नेचुरली सर फ्री में दुनियादारी थोड़ी काम करेगी, किसने कह दिया, कौन से जमाने में हो, फ्री में काम कौन करेगा? मैं आपको फैक्टर सर्विसेज अपनी क्या करूंगा, प्रोवाइड, इवन दे आर कॉल्ड एज फैक्टर सर्विसेज, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर सर्विसेज, यू मे वट एवर यू वॉन्ट टू से, आप कुछ भी कह सकते हो, बट मैं फ्री में थोड़ी करूंगा। प्रोड्यूसर सेक्टर को इसके बदले में क्या पे आउट करनी पड़ेगी, फैक्टर पेमेंट्स, द वर्ड कॉल्ड एज फैक्टर पेमेंट्स। उस फैक्टर को हायर करने के लिए, खरीदने के लिए जो भी तुमने पेमेंट्स दी, दैट इज कॉल्ड एज फैक्टर पेमेंट्स, दैट माइट बी इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। अच्छा अब सिंपल सी बात एक देख, पहले पर्टिकुलरली, पहले पर्टिकुलरली सर्विसेज या गुड्स एंड सर्विसेज या फैक्टर्स किसके पास पहले थे, हाउस होल्ड।
हाउस होल्ड वालों ने किसको दे दिए? प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर वालों के पास पहले क्या था? पैसा। उन्होंने आपकी फैक्टर्ड सर्विसेज को लेते हुए गुड्स एंड सर्विसेज की क्या करवाई? प्रोडक्शन। एंड उसके बदले में लैंड के ऊपर रेंट दे दिया, लेबर को वेजेस दे दिए, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट दे दिया, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट दे दिया। अब पॉइंट ये है, ये हैपन होने से, ये फ्लोज होने से किसके पास क्या आ गया? हाउस होल्ड वालों के पास क्या आ गया? पैसा, इनकम। क्लियर? और प्रोड्यूसर सेक्टर के पास क्या आ गई? गुड्स एंड सर्विसेज, प्रोडक्शन हो गई। अब पॉइंट ये है, क्या हाउस होल्ड सेक्टर इस इनकम को ऐसे ही सेव कर लेगा, ऐसे ही संभाल के रख लेगा, या अपनी डिमांड्स पूरा करेंगे? एंड हाउस होल्ड सेक्टर नाउ प्रोड्यूसर सेक्टर को क्या पे आउट करेगा? प्राइस ऑफ किसका? गुड्स एंड सर्विसेज। अब इसको कॉमोडिटीज कह लो या वर्ड गुड्स एंड सर्विसेज कह लो, जिसके बदले में प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड वालों को क्या देगा? गुड्स एंड सर्विसेज। पॉइंट एक चीज मैं जो समझा रहा हूं, मैं तो ये भी नहीं कह रहा टू सेक्टर मॉडल में आप क्या पढ़ोगे क्या नहीं, मैं तो जो चीज एक समझा रहा हूं, क्या आपको ये नोटिस हो रहा है? इंटरडिपेंडेंस। एक सेक्टर दूसरे सेक्टर के ऊपर क्या करता है? डिपेंड। सो दिस इज, अगर ये प्रोसेस आपका एज इट इज गोइंग ऑन रहे, इट फॉर्म्स सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। जो पैसा पहले तेरे पास था वही फ्लो करके मेरे पास आया, देन आगे मैंने पैसा वही खर्च करा, घूम फिर के तेरे पास फिर चला गया। अब मैं कह दूं क्या ये वन टाइम प्रोसेस है? नाउ द पॉइंट इज खत्म। ठीक है, एक बार फैक्टर्स मैंने आपको दिए, लो जी आपने मुझे पैसा दिया, मैंने पैसा आपको देकर गुड्स आपसे खरीद ली, लो जी सर्कल खत्म। क्या ये वन सा लाइफ है पर्टिकुलरली, या ये स्टेप बार बार हैपन होता रहेगा? एंड जब तक ये बार बार हैपन होता रहेगा, इट इज कॉल्ड एज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सो ये कॉन्सेप्ट है जो पर्टिकुलरली हम लोग लिखने वाले हैं कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के अंदर, हाँ मॉडल वाइज चलेंगे। इस पूरे फॉर्मेट को जो आपके सामने बना हुआ है, इसको वर्ड क्या बोलते हैं? टू सेक्टर मॉडल। इसमें बीच में ले आओ गवर्नमेंट, किसको ले आओ? गवर्नमेंट, वो कौन सा बन गया? थ्री सेक्टर मॉडल। बीच में ले आओ किसको? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, वो कौन सा बन गया? फोर सेक्टर मॉडल। अब इसके बीच में एक और होती है कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, बैंक। इनको बीच में बिठा दो, वो बन जाता है 2 3 4 जो भी मॉडल है विद कैपिटल मार्केट। तो पेपर में कई बार ऐसा क्वेश्चन बन जाता है कि विद कैपिटल मार्केट, विद मनी मार्केट, ये वाला मॉडल ड्रॉ करो। सर मॉडल ड्रॉ करने का मतलब क्या है? इन सेक्टर्स का आपस में क्या रिलेशन है, यू हैव टू शो दैट। अब स्टेप बाय स्टेप, सबसे पहले हाउस होल्ड वालों ने अपने फैक्टर किसको प्रोवाइड करे? प्रोड्यूसर को। प्रोड्यूसर ने उनकी मदद से क्या करी? प्रोडक्शन। और फ्री में नहीं करी, उसके बदले में आपको क्या दी? फैक्टर पेमेंट्स। और जो पैसा तुमने कमाया वो कौन सा तुमने अपने पास रखा? वही पैसा घूम फिर के फिर किसके पास चला गया? प्रोड्यूसर। क्योंकि जब तुम खरीदने जाओगे, और प्रोड्यूसर ने कल्ला पैसा थोड़ी लिया, उसके बदले में जो आपको क्या दी? गुड्स एंड, नया वर्ड यहां पे लिटिल बिट। सर देर आर टू टाइप ऑफ फ्लो। दो तरह के फ्लो होते हैं जी। नंबर वन इज कॉल्ड एज मनी फ्लो, नंबर वन इज कॉल्ड एज मनी फ्लो। नंबर टू इज कॉल्ड एज रियल फ्लो, जो मेरा आज का भी कंटेंट होगा आगे लिखने वाला। पहला मनी फ्लो एंड सेकंड इज कॉल्ड एज रियल फ्लो। एक चीज बता, तेरे सामने ये चार ट्रांजैक्शन आपस में डिस्कस हुई हुई हैं, मनी फ्लो किस किस में है? मनी फ्लो, व्हाट डू यू मीन मनी फ्लो? जिसमें क्या फ्लो करेगी? मनी। एंड रियल फ्लो मींस जहां पे गुड्स एंड सर्विसेज मूव करती हैं फ्रॉम वन सेक्टर टू, नाम भी लेने की जरूरत नहीं, मेरे को नहीं पता किसने किसको क्या दिया, ये बता गुड्स एंड सर्विसेज दी, देन इट विल बी कॉल्ड एज रियल फ्लो। अगर उसके कहीं पैसा फ्लो करे एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में, दैट इज कॉल्ड एज मनी फ्लो। अब जब मैं लिखवाऊंगा इसके मैं अदर नेम्स, मतलब मैं तो थीम पहले बता रहा हूं कि आने वाला जो नेक्स्ट ऑन टाइम आपका लिखने का होगा, यही चीजें चलेंगी। मैं तो वो बेस आपका बांध रहा हूं पर्टिकुलरली। अब लाइक मनी फ्लो का दूसरा नाम नॉमिनल फ्लो, रियल फ्लो का दूसरा नाम फिजिकल फ्लो,
तो ये वन मार्कर्स हैं जो यहां से निकल कर कई बार आते हैं कि मनी फ्लो एंड रियल फ्लो क्या है। अब आप चीज देख रहे हो, क्या ये वन साइडेड फ्लोज है, क्या ये यूनिलेटरल फ्लो है या बाइलेटरल। बाइलेटरल, बाइलेटरल मींस दोनों तरफ। अगर मैंने तुम्हें फैक्टर सर्विसेज दी, उसके बदले में मुझे क्या मिले, फैक्टर पेमेंट्स। ये बताना फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अपने आप में कौन सा फ्लो है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अपने आप में कौन सा फ्लो है, रियल, बिकॉज इसमें क्या फ्लो कर रही है, गुड्स एंड सर्विसेज। क्लियर। अच्छा, प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय डिफॉल्ट मनी फ्लो, फैक्टर पेमेंट्स मनी फ्लो, एंड गुड्स एंड सर्विसेज जस्ट एक छोटा सा टॉपिक, वन ऑफ द बेसिक कॉन्सेप्ट्स में से कि आइडेंटिफाई द फ्लोज। कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि फ्लो आइडेंटिफाई करो, बताओ जी ये मनी फ्लो है या रियल फ्लो है, दैट ऑल थिंग्स। नहीं बना भी सकते हो, बना भी आ सकता है। आप डायग्रामेटिकली भी इसको क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे, ये इतना सा पॉइंट। क्लियर। लो जी हेडिंग दीजिए, लेट्स स्टार्ट राइटिंग पार्ट नाउ। लेट्स स्टार्ट, लिखो जी, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इंट्रो, इंट्रोडक्शन। मैंने आपको पहले बताया था कि मेरा चैप्टर 1 एंड 2 मिक्स चलेगा। जैसे कि अगर आप बुक अलग अलग फॉलो करेंगे तो माइट भी वहां पे चैप्टर 1 एंड 2 अलग चले। अच्छा, कुछ टर्म्स इस वाली बुक में पहले चैप्टर में है, दूसरे वाली बुक में दूसरी चैप्टर में है, डोंट बी वरी अबाउट दैट। पहले मेरी ओर से चैप्टर 1 एंड 2 पूरा होने देना, फिर कंपेयर करना क्या रहेगा। आपका सब कुछ ऑलरेडी क्या होगा, पैक्ड होगा। मतलब मैक्रो के लिए आपको चिंता करने की लिटरली जरूरत नहीं है। हर पॉइंट आपका फ्रॉम द बुक क्या होगा, कवर। अब वो बात अलग है कि थोड़ा सा कोई आगे पीछे हो सकता है रिगार्डिंग दैट, बट कंटेंट आपके सारे क्या होंगे, कवर होंगे। क्लियर। लिखिए जी इंट्रोडक्शन में, एन इकोनॉमी कंसिस्ट ऑफ, एन इकोनॉमी कंसिस्ट ऑफ बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज, बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। प्रोडक्शन, कंजम्पशन, कॉमा इन्वेस्टमेंट, फुल स्टॉप। These are vital processes, vital processes of the economy, because these are the these are the basis of these are the basis of survival and growth of an economy. Survival, basis of survival and growth of an economy, full stop. In carrying out these activities, in carrying out these activities, comma, producers produce goods and services, producers produce goods and services, comma, consumers buy these goods and services, and thereby
generate income and thereby generate income, full stop. Income generated in the production process, income generated in the production process flows in a circular order, in a circular order, full stop. It is called a circular flow, as this is a continuous process, as this is a continuous process, full stop. There is no end to it. There is no end to it because human wants are never ending. नेवर एंडिंग कह लो, अनलिमिटेड कह लो, वट एवर यू वॉन्ट टू से, जो आपके +1 का बेसिक कॉन्सेप्ट था पहले, कि सर रिसोर्सेज लिमिटेड हैं बट वही ह्यूमन वांट्स तो अपने आप में क्या है, अनलिमिटेड है ना। अनलिमिटेड होने का, नेवर एंडिंग होने का कारण क्या है सर? दिस एम्बियंस, दिस एनवायरमेंट, दिस इकोनॉमी इज सो डायनामिक। आप आज की डेट में कोई भी एक प्रोडक्ट परचेज करते हो, उसी प्रोडक्ट को परचेज करने के बाद ही इमीडिएटली कितनी अपडेशंस मार्केट में आ रही है। अब चाहे वो टेक्नोलॉजिकल सेक्टर क्यों ना लगा लो, टेक्नोलॉजी में डे पर डे इतनी ज्यादा वास्ट इनोवेशन आती जा रही है। अब आईफोन भी पर्टिकुलरली 17 तक पहुंच गया, चला तो वही तेरे 3 4 से था। हर साल कुछ ना कुछ एक वैसी ट्रेंड बन गया, और ऊपर से डे बाय डे कुछ ना कुछ तो न्यू करते जा रहे। इनोवेशन ऐसी है। और जब तक पर्टिकुलरली इनोवेशन, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, ग्रोथ हैपन होते रहेगी, ह्यूमन वांट्स कभी भी रुकने वाली नहीं। ह्यूमन वांट्स ऑलवेज 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 क्या रहेंगी, रिपीटिंग रहेंगी, कॉन्टिन्यूस रहेंगी। और जब तक ह्यूमन वांट्स रहेंगी, प्रोडक्शन चलती रहेगी, प्रोडक्शन चलती रहेगी, कंजम्पशन चलती रहेगी, इन्वेस्टमेंट होती रहेगी। सो मजा तो तब है इसके सर्कुलर फ्लो के होने में, सर्कल शेप के होने में, अगर ये कभी रुके ना। और इसके ना रुकने के लिए एक चीज सबसे जरूरी है, जो एक सेक्टर ने कमाया दैट मस्ट बी पास ऑन टू द, क्या होना चाहिए, नेक्स्ट। अगर कहीं ना कहीं, जो मैंने एक वर्ड यूज किया था, लीकेजेस, लीकेजेस का मतलब लाइक सेविंग्स, इंपोर्ट्स। सर अगर डे बाय डे व्हाट यू अर्न दैट इज नॉट पास टू द नेक्स्ट सेक्टर, ये सर्कल कहीं ना कहीं क्या होगा, स्टॉप। लेट मी टेक एन एग्जाम्पल। अगर लेट इट बी 10,000 रुपए से प्रोडक्शन करी, 10,000 रुपए आपने इनकम क्या करी, जनरेट करी, और 10,000 ही आपने नेक्स्ट आगे क्या करा, खर्च करा। ये आपका सर्कल इसी फॉर्म में, इसी शेप में चलता रहेगा, और ये कभी भी नहीं रुकेगा। बट इसके लिए सबसे जरूरी क्या चीज है, सबसे बड़ी अजम्पशन जो मेरी चल रही है, देयर मस्ट बी जीरो सेविंग्स। कि सर कोई सेविंग नहीं करेगा, जो कमाया वही खाया वही खर्च किया। अगर तो ये चीज है, फिर तो मेरे से आज लिखवा लो, ये सर्कल एज इट इज वही रहेगा। ये ना एक्सपैंड होगा, ना कॉन्ट्रैक्ट होगा। अब इसमें एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट होने की जो वजह है, वो दो चीजें, कि सर ऑल ओवर द इकोनॉमी मनी सप्लाई डजंट रिमेन्स सेम। किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे मनी सप्लाई बढ़ जाती है, किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे मनी सप्लाई कम हो जाती है। सर यू हैव टू कीप इक्विलिब्रियम ऑफ द सेम। आपको इसका बैलेंस क्या करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा। क्योंकि अगर इकोनॉमी में मनी सप्लाई ज्यादा हो गई, इन्फ्लेशन आने के चांसेस। अगर इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम हो गई, डिफ्लेशन के चांसेस।
एंड आई थिंक सो बीइंग अ इकोनॉमिस्ट, आप लोग भी पर्टिकुलर एक ही अगर सोच रखते हैं, कोई भी इकोनॉमी में ना तो इन्फ्लेशन अच्छी चीज है, ना कोई डिफ्लेशन। हम चाहते हैं कि इन दोनों का बैलेंस क्या रहे, मेंटेन। तो उसी बैलेंस को मेंटेन करने के लिए इसमें क्या चलते रहते हैं? नंबर वन इज कॉल्ड एज वर्ड इंजेक्शंस, एंड सेकंड इज वर्ड कॉल्ड एज लिंकेज। तो टू कीप द पेस विद इट, अगर तो आप चाहते हो कि इसी लेवल पे ये घूमता रहे, तो इसके वही लेवल तक मेंटेन रखने के लिए सर हम तो फिर इंसिस्ट करेंगे कि आपको इंजेक्शन एंड लीकेजेस के जरिए इसका लेवल मेंटेन रखना पड़ेगा। नहीं तो ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का डायरेक्ट इंपैक्ट किसके ऊपर है? एक वर्ड, दैट इज मनी सप्लाई। और मनी सप्लाई अगर आपकी इकोनॉमी में कभी तेजी का टाइम पीरियड आ गया, जिसको वर्ड बोलते हो बूम, या बिल्कुल डाउन बैठ गया, जिसको वर्ड बोलते हैं डिप्रेशन, हमारे लिए दोनों अच्छे नहीं। ना हमें बूम पीरियड चाहिए, ना हमें डिप्रेशन चाहिए। हम चाहते हैं कि दोनों का एक बैलेंस सा मेंटेन रहे, स्टेबिलिटी सी ऑल ओवर द इकोनॉमी मेंटेन रहे, तो ठीक है। नहीं अदरवाइज तो बहुत मुश्किल काम है। सो दैट इज कॉल्ड एज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। लिखिए फुल स्टॉप, आगे लिखो। नेक्स्ट वन वर्ड लिखिए, मीनिंग। चाहे लाइन चेंज कर लो। मीनिंग, इट इज द फ्लो ऑफ, इट इज द फ्लो ऑफ मनी इनकम, फ्लो ऑफ मनी इनकम, और द फ्लो ऑफ goods or services, the flow of goods or services across different sectors of the economy, different sectors of the economy in a circular form, in a circular form, full stop। अब यहां पे नेक्स्ट ऑन टॉपिक थोड़ा समझने के लिए पहले आपको डिटेल्ड में लिखना चाहिए यहां पे, फोर फोर सेक्टर्स, फोर सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। क्योंकि इसकी डेफिनेशन में भी आपको क्या कहा, अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। तो पहले मुझे ये क्लियर करना पड़ेगा व्हाट आर द डिफरेंट सेक्टर्स एंड व्हाट इट इंक्लूड्स। अगर आपने कहा हाउस होल्ड, तो हाउस होल्ड में कौन आते हैं? अगर आपने कहा प्रोड्यूसर, तो प्रोड्यूसर में कौन कौन लोग आते हैं? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इनमें कौन आते हैं? लिखिए, नंबर वन इज हाउस होल्ड सेक्टर, नंबर वन इज हाउस होल्ड सेक्टर। इट इंक्लूड्स, it includes consumers of goods and services, consumers of goods and services, full stop। Households are the owners of factors of production, household are the owners of factors of production and provide factored services, provide factored services to the producer sector, factored services, that is land, labor, capital, and entrepreneur।
कि सर जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, उन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का जो ऑनर है, ऑनर कौन माना जाता है? आपका हाउस होल्ड सेक्टर। अब लाइक जितनी भी लेबर काम कर रही है, अब पर्टिकुलरली लेबर अपनी सर्विसेज किसको प्रोवाइड कर रही है? टू द प्रोड्यूसर सेक्टर। बट बात यह है कि फ्री में नहीं कर रही, उसके बदले में उनको क्या मिलते हैं? वेजेस। अब जितने भी इंप्लॉय क्लास अगर मान लो कहीं काम कर रही है, तो काम तो किसी के लिए कर रहे हैं ना, मुझे उसके बदले में क्या मिलती है? सैलरी। तो हर पर्सन के लिए लैंड के बदले में क्या मिलेगा? रेंट। लेबर को वेजेस, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट। तो हाउस होल्ड सेक्टर्स आर बेसिकली कॉल्ड एज द ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और ये अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अपने तक सीमित नहीं रखते, ये अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन किसको प्रोवाइड करते हैं? टू द प्रोड्यूसर सेक्टर। और प्रोड्यूसर सेक्टर इन्हीं फैक्टर सर्विसेज के कारण ही गुड्स एंड सर्विसेज को क्या कर पाते हैं? प्रोड्यूस कर पाते हैं। नहीं अकेला प्रोड्यूसर क्या करेगा बताओ, जब तक उसके पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन नहीं होंगे। पर पॉइंट है ना कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मिलेंगे कहां से? हाउस होल्ड वालों से। पर बात यह कि फ्री में नहीं मिलेंगे, उसके बदले में इनको क्या देनी पड़ेंगी? फैक्टर पेमेंट्स। तो नंबर टू लिखिए, प्रोड्यूसर सेक्टर। नंबर टू, प्रोड्यूसर सेक्टर। लिखो जी, दिस सेक्टर इंक्लूड्स, दिस सेक्टर इंक्लूड्स प्रोड्यूसिंग यूनिट्स, दिस सेक्टर इंक्लूड्स प्रोड्यूसिंग यूनिट्स और फर्म्स in the economy, in the economy, full stop, to produce goods and services, to produce goods and services, the firms hire factors of production, the firm hires the factors of production from the households, from the households and sell them गुड्स एंड सर्विसेज। ये तो ये मान लो कि प्रोड्यूसर सेक्टर ने जो पैसा आपको दिया था इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर पेमेंट्स, वही पैसा आपसे वापस ले लिया बाय टेकिंग द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये पैसा सर किसी के पास कांस्टेंट रहने वाली चीज नहीं है। पैसा ऑलवेज ऑलवेज मूविंग आइटम में कवर होगा अंटिल सेविंग्स। अगर तो आपने सेविंग ही कर ली, अपने पास ही रख लिया, फिर तो सर मुश्किल है जी। नहीं अदरवाइज ये सर्कुलर फॉर्म में कॉन्टिन्यूसली क्या होगा? चलता रहेगा। जो पैसा मैंने आपको दिया था आपकी फैक्टर सर्विसेज के बदले में, वही पैसा मैंने आपसे फिर ले लिया गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करने के बहाने में। मैं कहा जी अगर आपको गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए, इतने पैसे दे दो, हम आपको गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर देंगे। और इससे जो चीज साबित होती है कि सर ये जितने भी सेक्टर्स हैं ना, पर्टिकुलरली ये ऑल ओवर द मैक्रो लेवल, इकोनॉमी लेवल पे क्या है? इंटरडिपेंडेंट है। या तो कह दो पर्टिकुलरली कि प्रोड्यूसर सेक्टर अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट है, उसको हाउस होल्ड सेक्टर की जरूरत नहीं है, मतलब ही नहीं। या ये कह दूं कि हाउस होल्ड सेक्टर अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट है, उसको प्रोड्यूसर सेक्टर की जरूरत नहीं है, मतलब ही नहीं। जैसे हम कहते हैं कि जितनी नीड इंप्लॉयर को इंप्लॉय की है, उतनी ही नीड इंप्लॉय को एम्प्लॉयर की भी। सर ये होती है इंटरडिपेंडेंस, एक दूसरे के बिना आप अधूरे हैं। सिंपल सी बात है, डिमांड जब तक है तब तक ही सप्लाई है, सप्लाई जब तक है तब तक ही डिमांड। दैट इज, सो दिस इज कॉल्ड एज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सो इट्स नेवर एंडिंग प्रोसेस, ये तो कॉन्टिन्यूटी में ऐसे ही क्या होगा? चलता जाएगा। पर हमें जो डर होता है वो इस बात का होता है कि कहीं ये आपका जो सर्कल है कहीं स्टॉप ना हो जाए, कहीं किसी पॉइंट पे आके रुक ना जाए। क्योंकि अगर ये रुक गया, फिर तो सर पूरी की पूरी इकोनॉमी आपकी बैठ जाएगी। दैट इकोनॉमी विल बी कॉल्ड एज डिप्रेस्ड इकोनॉमी।
तो हम चाहते हैं कि दिस सर्कल कीप्स मूविंग, और इसको बनाए रखने के लिए टाइम टू टाइम इंजेक्शंस, टाइम टू टाइम लीकेजेस कहीं ना कहीं चलती रहती। अगर सेविंग्स को ज्यादा प्रमोट करोगे, वो आया था ना, व्हाट इज माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स, व्हाट इज लॉजिकल एट द माइक्रो लेवल मे नॉट बी लॉजिकल एट द मैक्रो लेवल। सेविंग करना इज अ गुड थिंग, बट एट द माइक्रो लेवल, बिकॉज यू पीपल आर एडिंग टू योर फ्यूचर प्रोस्पेरिटी। आप अपना फ्यूचर अच्छा बना रहे हो सेविंग्स करते हुए, क्या मैं नहीं कर रहा? क्या आप नहीं कर रहे? आपके पेरेंट्स नहीं कर रहे? कर रहे सर, बट इंडिविजुअल लेवल पे अच्छी चीज है ना। अगर इसी चीज को प्रमोट करोगे मैक्रो लेवल पे, पूरी इकोनॉमी के लेवल पे, एंड इफ एवरीवन स्टार्ट सेविंग, और वो भी टू मच सेविंग्स, फिर तो व्हाट इज अर्नड बाय द वन सेक्टर, दैट विल नॉट बी पास टू द नेक्स्ट वन, क्योंकि आपने तो सेविंग्स कर ली। आपने 10,000 कमाए, मजा तो तब है ना कि 10,000 खर्च भी तो करो, तो आपका सर्कल ये एज इट इज चलता जाएगा। क्योंकि जिसको तुम खर्च करोगे, अगले की इनकम, फिर आगे वो खर्च करेगा किसी और की इनकम, ये पैसा कीप्स ऑन क्या होगा, मूविंग। बट अल्टीमेट आप तो सर पैसा क्या कर रहे हो, सेव कर रहे हो। 10,000 कमाया, 5 या 6 हजार सेविंग करी, खर्च कितना करा, 4,000। फिर ये सोच अकेली तेरी थोड़ी है भाई, जिसको तूने 4,000 दिए होंगे, आगे वो भी कुछ सेविंग करेगा, फिर आगे वो अपने अकॉर्डिंग टू खर्च करेगा। सर इस हिसाब से तो आपका सर्कल, ये अगर 10,000 से शुरू हुआ था, ये तो चंद दिनों में खत्म हो जाएगा। सो टू कीप मेंटेन इट, इसीलिए लीकेजेस और इंजेक्शंस का होना जरूरी है। क्लियर? लिखिए नेक्स्ट इज नंबर थर्ड। नंबर थर्ड, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर, दिस सेक्टर प्रोड्यूसेस goods and services for collective consumption। अच्छा, ऐसा तो गवर्नमेंट भी तो प्रोड्यूस करती है, ये थोड़ी आप कह सकते हो कि ओनली प्राइवेट सेक्टर ही प्रोड्यूसिंग सेक्टर है। गवर्नमेंट भी तो प्रोडक्शन करती है, बट दोनों का मोटिव अलग अलग है। जो प्राइवेट सेक्टर प्रोड्यूस करती है दैट इज फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, और गवर्नमेंट जो प्रोडक्शन करती है वो किसके लिए करती है, फॉर कलेक्टिव कंजम्पशन। लाइक जो आपका ये बफर स्टॉक होता है, पर्टिकुलरली पीडीएस के जरिए, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के जरिए, फेयर प्राइस शॉप्स के ऊपर सस्ता बेचना राशन, और उनका मोटिव कुछ और है सर। इनका मोटिव सोशल वेलफेयर है, उनका मोटिव इकोनॉमिक वेलफेयर है, तो दोनों में तो फर्क है ही है। आगे लिखिए, फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, सर्विसेज ऑफ रोड्स, डैम, एटसेट्रा। गवर्नमेंट गवर्नमेंट as a welfare agency performs welfare functions as of law and order and defense and defense। अब पर्टिकुलरली सर अगर आप बात करें, ये जो एरियाज हैं लॉ एंड ऑर्डर को लेकर या डिफेंस को लेकर, ये प्योरली मोनोपोलीड एरियाज हैं किसके, गवर्नमेंट। अब डिफेंस का 100% किसके अंडर आता है, गवर्नमेंट। लॉ एंड ऑर्डर किसी भी एरिया में मेंटेन करवाना, ये भी किसके अंडर आता है, गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट तो इस वाले एरियाज में भी क्या कर रही है, काम कर रही है। नॉट ओनली एज अ प्रोडक्शन, नॉट ओनली एज अ प्रोड्यूसर, इनका काम वेलफेयर फंक्शन भी है। नाउ द लास्ट वन इज नंबर फोर, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इसको ना ब्रैकेट में लिख लो, द एक्सटर्नल सेक्टर भी कहते हैं।
द एक्सटर्नल सेक्टर, लिखिए, दिस सेक्टर, दिस सेक्टर is engaged in, this sector is engaged in export and import of goods and services and the flow of loans and investment between between the domestic economy and other countries of the world. Other countries of the world. हमारी कंट्री के लिए एक्सपोर्ट और इंपोर्ट्स, विच वन इज बेनिफिशियल? एक्सपोर्ट्स, व्हाई? इट रेजेस या इट अर्न्स फॉरेन एक्सचेंज फॉर द कंट्री। और दूसरी बात सर, इससे अपने को ये भी तो फायदा है, जितने एक्सपोर्ट्स अपनी कंट्री के स्ट्रांग होंगे, फॉरेक्स रिजर्व तो बढ़ेगा बढ़ेगा, कॉमन सेंस। क्योंकि जो आपको रिसीट्स मिलेंगी, जो पैसा आएगा, वो किस में आएगा? डॉलर्स में। या कहते हैं सिंपल सी बात है, फॉरेक्स आएगा इंडिया में, फॉरेक्स का रिजर्व तो इंक्रीज करेगा ही करेगा। द मेन थिंग इज, वो कंट्रीज अपनी कंट्रीज के ऊपर क्या होंगी? डिपेंडेंट। हमारी भी वेटेज बढ़ेगी, हमारे भी रिलेशंस बाकी कंट्रीज के साथ क्या होंगे? स्ट्रांग होंगे, कि भाई छोटी मोटी कंट्री नहीं है। समझे ना? तो ये चीजें बड़ी काउंट करती हैं। और इंपोर्ट होना, कहीं ना कहीं आपका डिपेंड होना किन के ऊपर? उन कंट्रीज के ऊपर। एंड कल को फिर अगले इकोनॉमिक इंटरफेरेंस करें। अब लाइक जैसे बीच में बात आ गई वर्ड लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट। अब इंडिया को कई बार बहुत हैवी अमाउंट का लोन नीड पड़ती है, तो पर्टिकुलरली वो कहां से टेकअप करेंगे? अगर इंडियन रिसोर्सेज आर नॉट अवेलेबल, तो ये कहां से लेंगे? फॉरेन से। कभी अगर आपने वर्ड सुना हो ईसीबी, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स, या फॉरेन की गवर्नमेंट से, फॉरेन के बैंक से, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स, इनसे लोन लेना। पर पॉइंट ये है कि कल्ला वो लोन थोड़ी देंगे, साथ में इकोनॉमिक इंटरफेरेंस भी तो करेंगे। इंडिया की मैक्रो पॉलिसीज जो भी बनेंगी मैक्रो लेवल पे, इंडिया लेवल पे, सर कंट्रोल तो वो भी करेंगे। क्यों? अब उनका भी तो पैसा इंडिया में लगा हुआ है। एंड अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें, एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, पॉइंट कई सारे हैं। तो अपा कह रहे हैं जी हमें रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बारे में क्यों पता करना? क्यों सर? आज की डेट में ओपन इकोनॉमी है, क्लोज्ड इकोनॉमी थोड़ी है। जब से ग्लोबलाइजेशन आपका 1991 में लॉन्च हुआ, आप पहले की कहानी कुछ और थी। पहले आप क्लोज्ड इकोनॉमी में थे, अब किस इकोनॉमी में हो? ओपन। क्योंकि पता करके देख लिया कि सर कब तक अपने वालों को प्रोटेक्ट करोगे, कब तक अपने इंडिया का काम इंडिया तक ही सीमित रखोगे? इसको थोड़ा ओपन करो, लेट द कंपटीशन एंटर इनटू द इंडियन मार्केट्स। अपने वाले पहले डरते थे ना, पर्टिकुलरली किस बात को लेकर? कि नहीं जी, बाहर वालों को, एमएनसीज को इंडिया में आने नहीं देना, एमएनसीज अगर आएंगी तो अल्टीमेट इंडियन मार्केट सारी कैप्चर कर लेंगी। तो भाई अपनी कैपेसिटी बढ़ाओ, अपनी क्षमता बढ़ाओ, अपना काम करने का टैक्ट चेंज करो। ये तो आज भी कई सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जो रेगुलेटेड हैं। इंडियन गवर्नमेंट उन कंट्रीज को इंडियन मार्केट में उतना एस्टेब्लिश होने नहीं दे रही। अगर लेट इट भी उनको करने दे दिया, तो सारी मार्केट खा जाएंगे। इतने तगड़े प्लेयर बैठे हैं मल्टीनेशनल कंपनीज में, ये अकेला चाइना ही नहीं मान आएगा। वैसे भी मोस्ट ऑफ द इकोनॉमी तो अपनी चाइनीज प्रोडक्ट से भर गई, इंडियन प्रोडक्ट बचे ही कितने? उल्टा इंडियन तो खुद पर्टिकुलरली हर साल चाइना जाते हैं, कोई ना कोई ट्रेड यहाँ ले आते हैं। और वो लगे हुए हैं टेक्नोलॉजी बेस्ड काम करने पे। आप जो कई बार ना कोई रील्स वगैरह आप लोग देखते हो, जापान के लोग 2050 में रह रहे हैं। कभी आपने कभी ऐसा देखा हो? 2050 में रह रहे हैं मतलब 2050 की सोच के साथ रह रहे हैं।
कि अपने से एट प्रेजेंट वो पर्टिकुलरली सर 25-30 साल आगे की सोच लेके बैठे हैं, टेक्नोलॉजी वाइज, चीजों को हैंडल करने वाइज बहुत तेज है। ऐसे थोड़ी कहते हैं पर्टिकुलरली दे आर लिविंग इन 2050, बिकॉज दे आर डूइंग सच काइंड ऑफ एक्टिविटीज जो अपने यहाँ पे पता नहीं 20-25 साल बाद देखने को मिलेंगे, एंड तब तक वो फायदा उठा के अपनी इकोनॉमी को ग्रो कर लेते। दैट इज द थिंग। सो यही चीजें हमें मैक्रो लेवल पे रिलेशन समझने के लिए, कि ठीक है जब तक आपने डोमेस्टिक इनकम के बारे में पता करना है तब तक तो आप क्लोज्ड इकोनॉमी में बात करो। बट अगर पूरे नेशन की इनकम के बारे में पता करना है, कितने सारे इंडियंस तो ऐसे हैं जो आउट ऑफ द इंडिया काम करते हैं, और कितने सारे लोग इंडिया में ऐसे हैं जो इंडिया के है ही नहीं। अब यहां से एक वन ऑफ द कॉन्सेप्ट आपके पास आएगा, फॉर द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम यू मस्ट नो द रिलेशन बिटवीन दीज फैक्टर्स, कि कौन सा सेक्टर किसके ऊपर कितना डिपेंड करता है, हमें पता ही नहीं। सो अगर वन वर्ड में पूछा जाए ना कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, कि क्यों ये पढ़ाया जा रहा है, क्यों ये रिलेशन हमें समझाए जा रहे हैं, क्यों इन सेक्टर्स के बारे में बताया जा रहा है, सर टू गेट टू नो अबाउट द इंटरडिपेंडेंस, कि कौन सा सेक्टर किसके ऊपर कितना डिपेंड करता है, टू गेट टू नो अबाउट द नेशनल इनकम, कि हमारी कंट्री की नेशनल इनकम कितनी है, तभी पता लगेगी। पहले ये तो देखो इस इकोनॉमी की कॉम्पोजिशन क्या है, तो उस इकोनॉमी को हमने पर्टिकुलरली कितने पार्ट्स में बांटा हुआ है, 4। हाँ ठीक है, पहले 3 तक वर्ड आप क्लोज्ड इकोनॉमी कहते हैं, फोर्थ वाले का आना दैट इज ओपन इकोनॉमी। बट आज की डेट में क्लोज्ड इकोनॉमी प्रिवेल नहीं करती, बिकॉज ग्लोबलाइजेशन के बाद 1991 के न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बाद सर अब तो ओपन इकोनॉमी हो चुकी है। अब तो अगर किसी फॉरेन कंपनी ने इंडिया में कोई इन्वेस्टमेंट करनी है, कोई नया बिजनेस सेटअप करना है, जैसे मर्जी करे। इवन दे आर ऑफरिंग 100% ऑनरशिप। कभी आपने अगर सुना हो वर्ड कभी पहले कोई न्यूज लेवल पे माड़ा मोटा पर्टिकुलरली कि सर पहले एफडीआई में 100% ऑनरशिप गिवन नहीं थी। उनको ये होता था कि इंडिया में आके फिर तो फॉरेनर्स क्या कर लेंगे, कब्जा कर लेंगे। इनको एफडीआई के जो ऑनरशिप राइट्स होते थे मैक्सिमम 40%, कि 60% तो सर आपको इंडियंस के साथ ही काम करना पड़ेगा। बट नाउ अ डेज सब कुछ खत्म कर दिया। अब इंडिया की कंपनी कोई बाहर काम करना चाहती है, बाहर की कंपनी को इंडिया में काम करना चाहती है, जैसे मर्जी को, कोई दिक्कत नहीं। अब हमारी कई इंडियन कंपनीज ऐसी हैं, कई इंडियन पर्सन ऐसे हैं जो फॉरेन में अपना पूरा सेटअप करके बैठे, प्रॉपर वे से दे आर अर्निंग इनकम, कोई दिक्कत नहीं है 1% भी। सो दीज आर द सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी जिसमें हमने पूरी इकोनॉमी को डिवाइड करा। क्लियर नाउ। अब एक लिखने ही लगे हैं तो यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक अपन लिख लें, फिर मैं फेजेस के बारे में बात करूंगा। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के कितने फेजेस हैं जी, 3। बट उससे पहले डिफरेंस बिटवीन, एक काम करते हैं स्पेस, चलो चलो, डिफरेंस बिटवीन, लिखो जी, डिफरेंस बिटवीन रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। डिफरेंस बिटवीन रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। लिखने को ना इसका पहले पैराग्राफ लिख सकते थे, बट मैंने इसको डिफरेंस की फॉर्म में दे दिया, बिकॉज आजकल ये 1 या 2 नंबर में कहीं पूछा जा रहा है, इसके ऊपर इसकी वेटेज ही नहीं। तो दैट इज वाई मैंने एक ही लाइन में, एक ही टेबल में दोनों एक्सप्लेन कर दिए। देर इज नो नीड टू एक्सप्लेन डिफरेंशियलिटी, बाद में फिर इसका डिफरेंस लिखें, इतना डबल क्यों करना, एक बार में सीधी सेंटर में लाइन लगाओ। एक तरफ बेसिस, अच्छा इस तरफ एक बेसिस, बेसिस, रियल फ्लो, मनी फ्लो। रियल फ्लो, मनी फ्लो। लिखो जी, नंबर 1 मीनिंग।
meaning. It refers to it refers to the flow of it refers to the flow of goods and services across different sectors of the economy, different sectors of the economy. एंड इस तरफ क्या लिखोगे? इट रेफर्स टू द फ्लो ऑफ मनी, refers to the flow of money across different sectors of the economy. Different sectors of the economy. Number two, nature of transaction. Nature of transaction. It is flow of physical output, physical output among sectors. And इस तरफ it is flow of monetary transactions. Monetary transactions among sectors. Number third, nature of flow. It is also known as physical flow. It is also known as physical flow as either goods, either goods or services, either goods or services are exchanged, are exchanged, and इस तरफ it is also known as nominal flow. Nominal flow as only money is exchanged among sectors. इसमें ना ये अंडरलाइन कर लेना, फिजिकल फ्लो और इधर से नॉमिनल फ्लो। कि बेसिकली सर अगर नॉर्मली देखा जाए कोई, चलो पर बहुत हैवी कंटेंट तो नहीं कहेंगे, सिंपल सा ही कंटेंट कहूंगा यहाँ पे, कि पर्टिकुलरली वन इज कॉल्ड एज रियल फ्लो, सेकंड इज कॉल्ड एज मनी फ्लो, जहां पे अक्रॉस द सेक्टर्स गुड्स एंड सर्विसेज मूव करें दैट इज कॉल्ड एज रियल फ्लो, और वही पैसा फ्लो करे दैट इज कॉल्ड एज मनी। या दूसरा आपको नाम इसका पता होना चाहिए, रियल फ्लो का दूसरा नाम कॉल्ड एज फिजिकल फ्लो, बिकॉज ईदर गुड्स और, क्योंकि आउटपुट का फ्लो होगा ना, और जहां पे मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस का फ्लो हो रहा है दैट इज कॉल्ड एज, इवन कॉल्ड एज नॉमिनल फ्लो। क्लियर? नाउ कम टू लिटिल बिट कंटेंट, ज्यादा नहीं सर, थोड़ा सा और लिखेंगे जी। फेजेस ऑफ मेन टॉपिक,
three phases of three phases of circular flow of income. Three phases of circular flow of income. देखो जी, नंबर वन, phase of production. phase of production, ये पता क्या चीज है कि जो आप कहते हो कि हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एक सर्कल की शेप में है, उसके सर्कल होने की जो वजह है कि सर आप किसी भी सीएफओ की बात कर लो, आपको तीन फेजेस में मिलेगा. नंबर वन इज प्रोडक्शन, नंबर टू इज इनकम जनरेशन, एंड नंबर थर्ड इज एक्सपेंडिचर. ये जो बार बार कहते हो ना कि पैसा घूम फिर कर दोबारा उसी सेक्टर में वापस जाएगा, आपको पर्टिकुलरली सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को तीन फेजेस में देखने को मिलेगा, जिनमें से नंबर वन फेज क्या होता है? प्रोडक्शन. आप प्रोडक्शन में वैसे लिख चुके हो कंटेंट. इसमें प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर से क्या हायर करेगा? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. किस पर्पस के लिए? प्रोडक्शन करने के लिए. प्रोडक्शन यहां पे रेडी हो जाएगी. हेयर रॉ मटेरियल जो कुछ भी है वो एक फाइनल आउटपुट में क्या हो जाएगा? रेडी. सो पहला फेज, फेज ऑफ प्रोडक्शन, जहां पे फैक्टर सर्विसेज को हायर करते हुए, लैंड लेबर कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर को हायर करते हुए एक प्रोड्यूसर अपनी प्रोडक्शन क्या करता है? रेडी करता है. लिखिए, फेज ऑफ प्रोडक्शन, या इट मींस, थोड़ा शॉर्ट चलते, इट मींस द वैल्यू एडिशन, it means the value addition by the producing sector. It means value addition by the producing sector, full stop. The producer sector hires, the producer sector hires factor services from the household sector, household sector, full stop. अच्छा, क्या प्रोडक्शन करने के लिए ओनली द फैक्टर इनपुट्स नीडेड? क्या प्रोडक्शन करने के लिए सिर्फ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन नीडेड होते हैं? बताओ, क्योंकि अभी तक तो आपने यही सुना होगा मोस्टली कि सर प्रोडक्शन करने के लिए हमें क्या चाहिए होते हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. दे आर कॉल्ड एज फैक्टर इनपुट्स, बट अलोंग विद दैट अदर नॉन फैक्टर इनपुट्स भी चाहिए. रॉ मटेरियल, इलेक्ट्रिसिटी, मशीनरी. सर जब तक इन चीजों को आप हायर नहीं करेंगे तब तक प्रोडक्शन कैसे होगी? अब आप कह रहे हो मैंने गुड्स जनरेट करनी है, गुड्स बनाने के लिए, टेंजिबल फॉर्म में बनाने के लिए पहले कोई कच्चा पदार्थ भी तो लेना पड़ेगा. हाँ, उस पे लेबर परफॉर्म होगी, उस पे बाकी एक्टिविटीज परफॉर्म होंगी, तो जाके वो फाइनल आउटपुट में क्या होगा? प्रोड्यूस होगा. तो नॉट ओनली फैक्टर इनपुट्स, अदर नॉन फैक्टर इनपुट्स भी आपको चाहिए होती हैं, तो जाकर आप अपना टोटल एक प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कर पाते हैं. लिखिए, फुल स्टॉप. यूजिंग यूजिंग other non-factor inputs, using other non-factor inputs like raw material, electricity, etc., goods and services, goods and services are produced. Goods and services are produced. First of, as there is no end
to human wants, there is no end to human wants, comma, there is no end to the process of production also, to the process of प्रोडक्शन ऑल्सो, कि सर जब तक आपकी ह्यूमन वांट्स चलती रहेंगी, जब तक आपकी ह्यूमन वांट्स रैकरिंग इन नेचर होंगी, रैकरिंग रैकरिंग मींस बार बार रिपीटिंग, तब तक प्रोडक्शन भी आपकी कॉन्टिन्यूस चलती रहेगी। क्या कोई भी पर्सन जो भी सामान प्रोड्यूस करता है क्या वंस इन लाइफ प्रोड्यूस करेगा? सर उसको बेचेगा, पैसा कमाएगा, दोबारा फिर प्रोडक्शन करेगा, क्यों? उसको पता है डिमांड कभी भी खत्म होने वाली चीज नहीं। डिमांड हमेशा अपने आप में क्या रहेंगी सर? रेपिटेटिव इन नेचर रहेंगी, बिकॉज ह्यूमन वांट्स का कोई भी एंड नहीं। जिस दिन ह्यूमन वांट्स का एंड हो जाएगा उस दिन तो इकोनॉमी का एंड हो जाएगा। फिर तो प्रोड्यूसर भी किसके लिए प्रोड्यूस करेंगे जब आपको वांट ही नहीं है। एंड वांट का पैदा होता होना रहेगा ही रहेगा, कारण इकोनॉमी आपकी क्या है? डायनामिक, स्टैटिक नहीं है। जितना बिजनेस एनवायरनमेंट, जितना दुनियादारी नई 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 चेंजेस को ऑप्ट करेगी, कोई ना कोई डिमांड आपके मन में चलती रहेगी, और जब तक आपकी डिमांड रेज होती रहेंगी ऑटोमेटिकली सर आपका प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करता रहे। और मैंने वो प्रोडक्शन करना भी किससे है? आप लोगों की मदद से। दैट इज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मुझे कहां से मिलने हैं? आप लोगों से। उन्हीं को हायर करते हुए मैंने प्रोडक्शन करनी है। अब बात है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में फ्री में नहीं मिलेंगे, मुझे उसके बदले में आपको क्या देने पड़ेंगे? फैक्टर पेमेंट्स। लैंड के ऊपर रेंट, लेबर के ऊपर वेजेस, कैपिटल को इंटरेस्ट, एंड एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट। सो दिस इज, अभी तो जस्ट वन फेज है। मैंने टोटल फेज कितने बताए थे जी? 3। नंबर 1 इज प्रोडक्शन, और इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना एक और जरूरी चीज है, जो तुम्हारा नेशनल इनकम का चैप्टर है ना, नेशनल इनकम में जो मेथड्स आते हैं, मेथड्स टू कैलकुलेट द नेशनल इनकम, उसमें भी पर्टिकुलरली 3 मेथड है। एक्चुअली वो 3 मेथड यही है, क्योंकि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर द इकोनॉमी लेवल पे 3 फेजेस से होकर गुजरेगा। आप उन तीनों फेज के जरिए नेशनल इनकम अगर निकालना चाहते हैं निकाल सकते हैं। कल को यही इनके मेथड का नाम है। जैसे पहले मेथड का नाम ही क्या? प्रोडक्ट मेथड, जिसको वैल्यू एडिड मेथड एक बीच में आता ना वर्ड, दिस इज कॉल्ड एज वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिड मेथड यही है। नंबर 2 इज इनकम जनरेशन, इनकम मेथड, एंड नंबर 3 इज एक्सपेंडिचर मेथड। यही 3 फेजेस कल को नेशनल इनकम को मेजर करने के क्या बनते हैं? मेथड्स। क्लियर? सो कल वाले पार्ट में हम लोग अपना जो इसके अदर 2 फेजेस रह गए वो क्या करेंगे? कंप्लीट करेंगे। क्लियर? एंड साथ के साथ जैसे मेरा नेक्स्ट ऑन टॉपिक आप लोगों के साथ होगा स्टॉक एंड फ्लो, कुछ 1-to-1 पार्टिसिपेशन भी रखूंगा आप लोगों से। स्टॉक एंड फ्लो कंसेप्ट है, या कुछ एक टॉपिक आपका आएगा फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स, उनके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे कि कैसे डिफाइन किया जाए कि वो गुड्स अपने आप में फाइनल गुड्स हैं या इंटरमीडिएट गुड्स हैं, डिपेंड्स अपॉन दिस। क्लियर? तो पहले कल आप ये वाला पार्ट और डायग्रामेटिक पार्ट 2 सेक्टर, 3 सेक्टर, 4 सेक्टर ड्रॉ भी करेंगे। चलिए, ओके जी, थैंक्स अ लॉट।